फेसबुक पर अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति पर अंकुश दोनों ही विषयों पर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चिंता का आलम है। तो कोई आश्चर्य नहीं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ही फेसबुक से शिकायत है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार फेसबुक की शिकायत करती आ रही है। तो अब केंद्र सरकार ने भी आधिकारिक रूप से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति इस मामले पर ज्यादा सक्रिय थी। तो उधर पश्चिम बंगाल सरकार या तृणमूल कांग्रेस ने भी फेसबुक से अपनी नाखुशी का इजहार कर दिया है। कुल निचोड़ यह है कि सभी को फेसबुक से शिकायत है और सभी चाहते हैं कि इसे नियंत्रित किया जाए। ताज़ा खबर यह है कि अनेक देशों में फेसबुक ने अपने अधिकार बढ़ा लिए हैं और अब वह आपत्तिजनक या स्थानीय कानूनों या नियामकों के मद्देनजर कंटेंट को हटा या बाधित कर सकता है। 1 अक्टूबर से फेसबुक यह काम करने लगेगा। उसने अपने उपभोक्ताओं के इस बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। यह जरूरी है कि ऐसे ही नियम भारत में भी लागू हों। स्थानीय कानूनों के अनुरूप ही किसी पोस्ट के प्रसारण को मंजूरी मिले। दरअसल फेसबुक अमेरिका से लेकर भारत तक एक ऐसा सशक्त मंच बन चुका है जिस पर हरेक पक्ष, विचार, संगठन के लोग समान रूप से सक्रिय हैं। यह बात छिपी नहीं है कि अनेक कंपनियां और सियासी पार्टियां भारी धन खर्च करके फेसबुक के माध्यम से अपना अपना नैरेटिव लोगों के गले उतारने में जुटी रहती हैं और इस प्रक्रिया को किसी भी सोशल मंच पर रोकने के लिए नियम कायदे कड़े करने की जरूरत है। यह जरूरी है कि फेसबुक को अंकुश में रखा जाए और अंकुश किसी सत्ताधारी पार्टी या सरकार का नहीं बल्कि नियम कायदों का हो। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं और जो पार्टी जहां मजबूत है वहां वह अपने हिसाब से फेसबुक को ही नहीं बल्कि अन्य सोशल मंचों को भी संचालित करने की कोशिश करती है। एक गंभीर समस्या और है, ऐसे सोशल मंच वाली कंपनियों में काम करने वाले इंसान ही हैं और उनकी भी अपनी विचारधारा संभव है। आज फेसबुक कंपनी के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वह विचारधारा के आधार पर कंटेंट का संपादन कर रही है। अच्छा यही होगा कि फेसबुक अपने संपादकों व कर्मचारियों को निष्पक्ष और संवेदनशील बनाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोशल मीडिया मंच पैसे लेकर किसी कंटेंट को रोके या प्रसारित करे। यह आम लोगों का मंच है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। आज सरकार से भी बड़ी जिम्मेदारी संसदीय समिति की है जिसमें सभी दलों के नेता हैं। उन्हें सर्वानुमति से एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। कानून के दायरे में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है सोशल मंचों के दुरुपयोग को रोकना। यदि हम इस मंच के दुरुपयोग को रोक पाते हैं तो यह हमारी एक बड़ी सफलता होगी। जहां तक फेसबुक का सवाल है तो उसके लिए सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि वह सत्ता या धन के अनावश्यक दबाव में अपना दुरुपयोग न खुद करे और ना किसी को करने दे। वीआईपी होने के बहुत फ़ायदे हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें गिनवाने लगे तो न जाने कितने ही पन्ने खर्च हो जाएं। लेकिन आम आदमी होने के भी कई फ़ायदे हैं जिस पर अमूमन नज़र नहीं जाती। जैसे एक फ़ायदा तो यही है कि आम आदमी की अवमानना या अपमान नहीं हो सकता। अवमानना संसद की हो सकती है, अदालत की हो सकती है, धर्म, जाति, बिरादरी का अपमान हो सकता है, बड़े आदमियों के सम्मान को चोट पहुंच सकती है। लेकिन आम आदमी को इन बातों का कोई डर नहीं होता। आम आदमी अपमान प्रूफ होता है, बल्कि जो जितना नीचे होता है वह उतना ही इन बातों से सुरक्षित होता है। आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो छोटे से छोटा कर्मचारी भी उससे यूं बात करता है जैसे वह कोई क्षुद्र जंतु हो। अगर गरीब किस्म का आम आदमी हो तो गाली के मुंह से उससे बात करना बड़ा स्वाभाविक माना जाता है।
अपने यहाँ वैसे भी यह संस्कृति है कि अपने से निचले आर्थिक स्तर के आदमी के साथ कुछ बदतमीजी का व्यवहार करते हैं। पुलिस वाला यदि मध्यम वर्गीय आम आदमी से गाली देकर बात करता है तो गरीब को पहले 2 डंडे लगाता है, गाली देता है, फिर बात करता है। यह सब हमारे यहाँ आम शिष्टाचार का हिस्सा है। आम आदमी रोज इन चीज़ों के बीच जीता है और मुस्कुराता है। इसकी वजह यही है कि आम आदमी का सम्मान इतना मजबूत होता है कि तू तराक, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ डंडे खाने से भी उस पर खरोंच नहीं लगती। तभी तो जब लॉकडाउन में किसी वजह से बाहर निकले लोगों को पुलिस वालों ने डंडे मारे तो लोगों ने इसके बारे में हंसी मजाक किया जैसे कोई बड़ी मनोरंजक बात हो। अगर इससे देश के नागरिकों या नागरिकता की अवमानना होती तो लोगों में विरोध की भावना पैदा होती। मेरा ख्याल है कि देश की तरक्की का सबसे बड़ा मानक अपमान बोध है। जब हमारे जहन में यह बात नहीं होगी कि गरीब से गरीब की भी अवमानना हो सकती है, तभी यह सच्चा लोकतंत्र है। सन 1974 के उस दिन को मैं भूल नहीं पाता। मैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का ट्रेनिंग अफसर था। सरसावा में पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। विमान ने उड़ान भरी। तब SFF में तिब्बती लड़कियों की भी 2 कंपनियां हुआ करती थी जिन्हें बाद में ख़त्म कर दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। ज़्यादातर लोगों का अंदेशा था कि यह लड़की अब पैरा जंपिंग में हिस्सा नहीं लेगी, मगर इस आशंका के उलट कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आया उसने तुरंत पैरा जंपिंग की इच्छा जताई और थोड़ी देर के बाद उसने सफल जंप कर दिखाया। तिब्बती लड़की हो या फिर लड़कियां, उनमें कठिन हालात में ट्रेनिंग लेने और युद्ध के लिए खुद को तैयार करने का गजब का जज्बा होता है। वे किसी भी बड़े मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने पुरखों की जमीन को छूने की लालसा उनके हौसले को शायद और बढ़ा देती है। एक अरसे से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ सीमा पर लगातार हो रही झड़पों के बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स फिर से चर्चा में आ गई है। मैं 1973 से 1976 तक इसका हिस्सा रहा। यह फोर्स सीमा पर तैनात रहती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर इसकी अहम भूमिका है। इसके सैनिक अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों और विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्रों में युद्ध करने में माहिर हैं। इसकी ट्रेनिंग भी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में होती है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच ये प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मजबूत प्रतिबद्धता वाले लोग हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों को पारंपरिक युद्ध के अलावा गुरिल्ला लड़ाई की बारीकियां भी सिखाई जाती हैं। गुरिल्ला युद्ध में माहिर सैनिक चुपचाप दुश्मनों पर हमला करके सुरक्षित वापस आ जाते हैं। पहले के मुकाबले अब इस फोर्स के पास असॉल्ट राइफल के अलावा सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। SFF में अधिकतर तिब्बती मूल के युवा सैनिक होते हैं और रेजिमेंट की कमान भारतीय सेना के विभिन्न विंग के अफसरों को दी जाती है। भारत चीन के बीच 1962 की जंग के दौरान एक एलिट कमांडो यूनिट के गठन की जरूरत महसूस की गई। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी अन्य युद्ध की स्थिति में सीमा पर तैनात रहे और आवश्यकता के अनुसार ऑपरेशंस कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस फौज के गठन का आदेश दिया था। तिब्बती लड़ाकों को बहुतायत में इसमें शामिल किया गया। अपनी गोपनीयता यह इस कदर बरतता था कि इसकी मूवमेंट की भनक कई बार सेना तक को नहीं होती थी। इस संगठन की बुनियाद विशेषता इसकी गोपनीयता ही थी। सैनिकों के अभ्यास से लेकर इसमें बेहतर काम करने वाले जवानों के सम्मान की बातें तक सार्वजनिक नहीं की जाती थीं। इस फौज ने गठन के बाद से ही खुद को साबित किया है। इसने कई जोखिम भरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर देश की सुरक्षा में अपनी सम्मानजनक भूमिका निभाई है। सन 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों पर ऑपरेशन ईगल हो या फिर 1984 में स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से खाली कराना, सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत हो अथवा फिर कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने का इतिहास, हर भूमिका में इस रेजिमेंट के सैनिकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुझे याद है सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने SFF
के जवानों ने सरसावा स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पैरा जंपिंग की थी।